आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो देखा है, विद्युत फ्लक्स बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के देखें, क्योंकि बेस हम वहां डिस्कस कर चुके हैं। आज विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड सबसे बड़ा नियम जो है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके आगे आने वाला पूरा का पूरा चैप्टर का पार्ट डिपेंड करता है, वो है गाउस का नियम। उसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम या स्थिर वैद्युतिकी हेतु गाउस का नियम, गाउस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो नियम थे, इन्होंने मैग्नेटिज्म के लिए भी एक नियम दिया है, चुंबकत्व संबंधी नियम भी है। आज चैप्टर हमारा स्थिर वैद्युतिकी है, इसलिए हम गाउस का नियम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे। बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट में, मतलब गाउस के नियम में, उन्होंने विद्युत फ्लक्स की बात कर रखी है। और वो विद्युत फ्लक्स कहाँ से रिलेटेड बोला है, तो बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स जो है वो आप किसी बंद पृष्ठ का देखेंगे, खुले पृष्ठ की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बंद पृष्ठ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे ये एक बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, वो कौन बताता है बच्चों? गाउस का नियम बताता है। किस तरीके से, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं गाउस का नियम लिख देता हूं, उस नियम से ही आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। देखिए क्या बोल रहा है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को बच्चों गाउसीय पृष्ठ भी बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ भी बोलते हैं इसे। काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित या से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है, के तुल्य होता है। देखो बहुत सिंपल सा नियम है। किसको उन्होंने परिभाषित किया? विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया। किसको? विद्युत फ्लक्स को। और ये विद्युत फ्लक्स जो है, ये विद्युत फ्लक्स जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, समीशन क्यू, आवेशों का बीजगणितीय योग, ठीक है, तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। ये है विद्युत फ्लक्स। किसके अकॉर्डिंग? गाउस के नियम के अकॉर्डिंग। कि फाई बराबर क्या होता है बच्चों? समीशन क्यू में भाग लग जाएगा ε0 का, ठीक है। और ये काम निर्वात में है। ये काम कहां पर है? निर्वात के अंदर ये काम हमने देखना है। बात क्लियर है? ठीक। अब इस नियम को लिखने के अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके हैं। क्या बोलना यही है, लेकिन किस तरीके से लिखा जाएगा? ये ऊपर वाली लाइन ऐसी की ऐसी। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, यहां तक बिल्कुल ठीक है। उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत आवेश
तथा निर्वात की विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। इन दोनों का अनुपात ही तो है, या तो 1/एप्सिलॉन नॉट से गुणा करो या फिर इन दोनों का अनुपात करो। यह निष्पत्ति के तुल्य होता है, इसे ऐसा भी कहा जाता है। बात समझ में आई? तो मैं इसका दूसरा फैक्टर और लिख देता हूं जो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। जो जो किताबों में लिखा गया है ना वो मैं दोनों आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, अथवा में लिख देते हैं अपन। इसे और कैसे लिखा जा सकता है, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, ये बात ध्यान में रखिए, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित या गुजरने वाला, ठीक है, से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है, के अनुपात के तुल्य होता है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो उतार लीजिएगा, जो आसानी से याद हो सके, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप लिखेंगे फाई, और विद्युत क्षेत्र के लिए मैं फाई ई लगा देता हूं, बराबर क्या, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ये कहां, ये निर्वात में, ये कहां पर बच्चों, ये निर्वात के अंदर, ये फॉर्मूला हम काम करेंगे। अगर यही चीज गाउस का नियम माध्यम में देखा जाता, जब भी गाउस का नियम लिखोगे तो ये चीज लिखनी ही लिखनी है। गाउस का नियम जब भी आएगा ये तो उतारना ही उतारना है, भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। अगर माध्यम में देखा जाए, यही चीज किसमें, माध्यम में देखी जाए, तो बच्चों माध्यम में आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ता है, विद्युतशीलता पर। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर फाई ई बराबर क्या, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन क्या भैया, एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही होता है, ठीक। इस नियम को ध्यान में रखें, और ध्यान में रखते टाइम ये भी ध्यान में रखें कि समीशन क्यू क्या है, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग है। ये कौन सा योग है, बीजगणितीय योग, मतलब प्लस का है आवेश तो प्लस का लिखो, माइनस का है तो माइनस का लिखो। कहने का मतलब समीशन क्यू इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट डॉट, और ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, बंद पृष्ठ में उपस्थित होने चाहिए, बंद पृष्ठ के बाहर नहीं। समझिए, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये कोई बंद पृष्ठ लिया, विद्युत क्षेत्र में ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में यहां पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है, और यहाँ पर माइनस का Q4 आवेश है, ठीक। तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फाई बराबर क्या होगा बच्चों, समीशन क्यू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस का Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बोलता है। अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है तो फ्लक्स है, अगर आवेश नहीं होता तो फ्लक्स जीरो बच्चों, है ना। अगर आवेश जीरो होता टोटल तो फ्लक्स भी जीरो,
ठीक है। तो गाउस का नियम फ्लक्स को डिफाइन करता है, विद्युत क्षेत्र को डिफाइन नहीं करता, ये बात और ध्यान में रखें। गाउस का नियम किसके लिए एप्लीकेबल है? फ्लक्स के लिए एप्लीकेबल है। विद्युत क्षेत्र तो हम बाद में निकाल लेते हैं, लेकिन ये नियम फ्लक्स को निकालने में मदद करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। लेट्स सपोज करो इस बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है Q5, तब क्या ये फाई का फॉर्मूला यही रहेगा? तो आंसर है यही रहेगा। क्या बोलता है भाई कि इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स है वो इस बंद पृष्ठ में जितना आवेश है उसी को ही देखना, बाहर जो भी घूम रहे हैं ना उनसे कोई मतलब नहीं है। घर में जितने सदस्य हैं उनको ध्यान में रखो, घर के बाहर तो बहुत हजारों लोग घूमते रहते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो घर में इतने ही लोग हैं, इतने से ही काम चलाओ, ठीक है। घर में बाहर से कोई आ जाता है तो उसको भी ले लो, लेकिन अगर वो बाहर है तो बाहर ही पड़े रहने दो, ठीक है। अगर अंदर आ गया तो ले लो, यूज कर लो, अदरवाइज बाहर पड़ा तो पड़ा ही रहने दो फिर उसको, ठीक है। तो पता चला ये गाउस का नियम है। किससे रिलेटेड है? काल्पनिक बंद पृष्ठ से रिलेटेड है। और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ को और क्या कह सकते हैं? गाउसियन पृष्ठ भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो पृष्ठ आपने बनाया है ना, ये काल्पनिक है, ये दिखता नहीं है। दूसरा स्वैच्छिक होता है। स्वैच्छिक मतलब अपने मन मर्जी का है भाई। आपका मन आए तो गोला बनाओ, आपका मन आए तो बेलन बनाओ, आपका मन आए तो घनाभ बना लो, आपका मन आए तो घन बना लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये काल्पनिक बंद पृष्ठ कैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? सिंपल सा है और एग्जाम में 99.99% आता है। 0.01 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपकी दशा खराब हो तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि गाउस का नियम क्या बोलता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स या उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इतना तो ध्यान में रखना ही रखना है। ये तो माध्यम में अपन ने एक एक्स्ट्रा टर्म बना दी है, अदरवाइज इतने से ही काम चल जाएगा। उतारो इसे, फिर आगे काम करते हैं। जल्दी से उतारो, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए, फिर आगे काम करते हैं। हाँ भाई, उम्मीद करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा। वो साइड वाली जो दूसरी परिभाषा है उसकी इंक थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन अब नहीं, अब ठीक दिखाई देगा आपको। चलिए तो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब गाउस का नियम हमें कब लगाना है? इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी है। इसमें क्या है बच्चों? टर्म्स एंड कंडीशन भी है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? गाउस का नियम कब उपयोग में लेना चाहिए, या फिर गाउस का नियम उपयोग में करते हुए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, गाउस का नियम फ्लक्स निकालने के लिए यूज में लिया जाता है। फ्लक्स का एक और फॉर्मूला है E.ds वाला या E.a वाला, याद आ रहा है? तो दो फॉर्मूले हो गए, एक आवेश वाला और एक E.a वाला, और ये दोनों ही बराबर है क्योंकि दोनों ही फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, ये दोनों ही बराबर हैं भी, है ना। चलिए, अब गाउस के नियम को अप्लाई करते टाइम हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो महत्वपूर्ण बिंदु, गाउस के नियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला, जब आप लिखते हैं समीशन Q, तो ये समीशन Q क्या है? आवेशों का बीजगणितीय योग है। ये बात ध्यान में रखना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? बंद पृष्ठ में। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखने के लिए है। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि गाउस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु लिखो, जिंदगी में नहीं आएगा जिंदगी में नहीं आएगा। ये आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का कैसा योग है? ये बीजगणितीय योग है, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरा जब हम लिख रहे हैं गाउसियन बंद पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ ही तो बोल रहे हैं, वो बंद पृष्ठ वो क्या है? पूर्णतः काल्पनिक है, इस बात को ध्यान में रखो। और उसका आकार हम हमारी स्वेच्छा से लेते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि गाउसियन
बंद पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है। एक क्या है बच्चों? काल्पनिक पृष्ठ है जिसका आकार स्वैच्छिक है, हमारी इच्छा से है, स्वैच्छिक है, अर्थात उसे गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार अथवा अन्य कोई आकार का माना जा सकता है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना, वो कैसा भी हो सकता है। दूसरा, विद्युत फ्लक्स जो है वो इस गाउसिय पृष्ठ के आकार पे निर्भर नहीं करता, वो किस पे निर्भर करता है? गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या भाई? कि विद्युत फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ के आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है। यह मात्र बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के परिमाण प्रकृति एवं माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने ये तो बता दिया कि आकार पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किस पे निर्भर कर रहा है? कि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का परिमाण ज्यादा है या कम है। आवेश ज्यादा है, विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा। आवेश कम है, विद्युत फ्लक्स कम होगा। प्रकृति मतलब आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर धनात्मक है तो विद्युत फ्लक्स बाहर जाता हुआ, ऋणात्मक है तो अंदर आता हुआ देखा जाएगा। ठीक है, माध्यम की प्रकृति, देखो फ्लक्स के लिए हमने फॉर्मूला जो एक और लिखा था माध्यम के लिए, क्या भाई? समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। माध्यम में लिखा था, नहीं लिखा था, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो माध्यम की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि माध्यम का जो विद्युतशीलता है या परावैद्युतांक है, अगर ज्यादा है तो फिर फ्लक्स कम हो जाएगा, अगर माध्यम का परावैद्युतांक कम है तो फिर फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और फ्लक्स निर्वात में सर्वाधिक होता है, माध्यम की उपस्थिति में फ्लक्स हमेशा क्या होता है? घटता है। ये बात और ध्यान रखना, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है? घट जाता है बच्चों। ठीक है, और चौथा, फोर्थ पॉइंट क्या है? वही वाले फ्लक्स को देखो कि जो प्रवेश करता हुआ फ्लक्स है वह धनात्मक देखा जाता है और बाहर जाता हुआ फ्लक्स ऋणात्मक देखा जाता है। और कुल फ्लक्स क्या होता है? दोनों का बीजगणितीय योग, प्रवेश करने वाला फ्लक्स प्लस बाहर जाता हुआ फ्लक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्या विद्युत फ्लक्स, एक मिनट, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। अतः कुल फ्लक्स प्रवेशित फ्लक्स और प्रवेशित फ्लक्स को कैसा? ऋणात्मक चिन्ह के साथ में। प्रवेशित फ्लक्स तथा
पारगमित फ्लक्स, बाहर जाता हुआ फ्लक्स, धनात्मक चिन्ह के साथ में, फ्लक्स के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसका मतलब मैं फ्लक्स अगर फाई लिखूं तो वास्तविकता में क्या है, इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स जब आप मान रखोगे तो ऋणात्मक चिन्ह में लिखना, ठीक है, और जब आउटगोइंग फ्लक्स लिखो तो वो धनात्मक चिन्ह के साथ में लिखना। कहने का मतलब ये है, लेट सपोज करो कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर आता हुआ फ्लक्स 4 है और जाता हुआ फ्लक्स ऐसा है 3 3 6 एक साथ मान लो, ठीक है। तो ये आता हुआ फ्लक्स 4 बल रेखाओं का, जाता हुआ फ्लक्स 7 बल रेखाओं का, तो कुल फ्लक्स कैसा होगा, तो हम बोलेंगे ये तो प्लस की 7 लिखी जाएगी और ये माइनस की 4 लिखी जाएगी, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, प्लस का 7 और माइनस का 4, कितना बच्चों 3 लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, ये तरीका है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। कहने का मतलब सवाल में क्या दिया हुआ होगा कि 400 वोल्ट मीटर प्रवेशित फ्लक्स है और 800 वोल्ट मीटर पारगमित फ्लक्स है, तो कुल संबंधित फ्लक्स क्या होगा भाई, कुल संबंधित फ्लक्स निकाल लो, 800 प्लस का 400 माइनस का, टोटल कितना, प्लस का 400 वोल्ट मीटर। अरे मैं यही तो कह रहा हूं ना कि 400 वोल्ट मीटर प्रवेश कर रहा है और 800 वोल्ट मीटर बाहर निकल रहा है, तो ये वाला तो प्लस का लिखेंगे, ये वाला माइनस का लिखेंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 400 वोल्ट मीटर। ये बात ध्यान में रखना, इस चीज को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। चलो इस चीज को उतारो, जल्दी से इस चीज को बच्चों उतार लीजिए, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उतारें इसे, जल्दी से उतारें। उतार लिया बच्चों, डन हुआ? या तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको गाउस का नियम अप्लाई करते टाइम पता होनी चाहिए, है ना। चलो अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये बात ध्यान में रखना, गाउस का नियम हम तभी लगाते हैं या उन्हीं क्षेत्र के लिए लगाते हैं जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए लगाए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है ना, इसलिए हम लगाते हैं विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम। ये बात ध्यान में रखना। इवन कूलाम का नियम कार्य करता है, इसलिए भी गाउस का नियम कार्य करता है, ये बात और ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इसलिए फिर वहां पे गाउस का नियम भी लगेगा। तो जहां जहां कूलाम का नियम आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां वहां गाउस का नियम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं 5th पॉइंट, गाउस का नियम उन्हीं सदिश क्षेत्रों हेतु लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करते हैं बच्चों, पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ये ध्यान में रखना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका बच्चों। क्या भाई, क्या फैक्ट है ये समझिए। ये कोई बंद पृष्ठ मान लेता हूं मैं, और इस पर यहां पर आवेश Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 और यहाँ पर Q4 आवेश है। कोई भी प्लस का या माइनस का कैसा भी हो सकता है। और इस बंद पृष्ठ के बाहर 2 आवेश और लेते हैं, Q4 और Q5, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स।
ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना कि बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स डिपेंड करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, मतलब इन चारों के ऊपर। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। फ्लक्स बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता। कौन? विद्युत फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है ना, यहां पर, एक मिनट इसे 6 कर देता हूं। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र जो है वो बच्चों निर्भर करता है अंदर वाले आवेश पर भी और बाहर वाले आवेश पर भी। ऐसा नहीं है कि ये विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना तो विद्युत क्षेत्र इनके कारण भी होगा और इनके कारण भी होगा। ये बात ध्यान रखना। ये मतलब खतरनाक इफेक्ट है इस नियम का कि फ्लक्स तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ इन चारों आवेश पे डिपेंड कर रहा है, जबकि विद्युत क्षेत्र सारे 6 आवेश पे डिपेंड कर रहा है। ये इफेक्ट है इसका, है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कि भैया विद्युत क्षेत्र जो है वो भी इन चारों के कारण ही होगा। नहीं, कुल आवेशों के कारण होता है, कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य, है ना। ये बात ध्यान, कुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के तुल्य होगा। मतलब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा, इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा आता हुआ, इसके कारण ऐसा आता हुआ। लाइनें खींचते हो ना आप, लाइनें खींचो फिर उसका सदिश योग करो, वो होगा विद्युत क्षेत्र। तो भैया ठीक है, तो मैं आपको ये पहले कह रहा हूँ गाउस का नियम जो है वो अप्लाई करें विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। मेनली इसका टास्क क्या है? विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करना है बच्चों, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स मात्र बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है, जबकि पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समस्त आवेशों समस्त आवेश कौन कौन से? भीतर एवं बाहर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर इसी पॉइंट को मैं एक और पॉइंट में और डिस्कस कर देता हूं कि बाहर उपस्थित आवेशों का बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में बाहर उपस्थित आवेशों का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, आवेश अंदर ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अंदर, सतह पर भी नहीं, अंदर। और अगर सतह है तो उसे किसी न किसी तरीके से ढकने की कोशिश करो, ये बात ध्यान में रखो। तो आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल अंदर, जैसे रूम के अंदर आप बैठे हैं तो रूम के अंदर आपका चेहरा है। ठीक है, लेट सपोज करो आप गेट पर इस तरीके से खड़े हो जाओ, गेट पर इस तरीके से खड़े हो जाओ कि आपका आधा शरीर
रूम के अंदर है, आधा शरीर बाहर की ओर है। तो फिर आपके शरीर से अगर मैं विद्युत फ्लक्स देखूं तो बच्चों वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। आपका शरीर अब पूरा ढका हुआ नहीं है रूम से। फ्लक्स देखने के लिए आपको पूरा का पूरा कहाँ आना चाहिए, रूम के अंदर आ जाना चाहिए। अब अगर मेरे को आपसे टोटल फ्लक्स देखना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरी तरफ एक और रूम मान लूंगा और आपको ढक दूंगा, है ना। कुल मिलाकर के आवेश जो है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और अगर कुल आवेश ही शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, बताओ बताओ। अगर बंद पृष्ठ में कुल आवेश ही क्या हो, जीरो हो, कुल आवेश, है ना। बहुत सारे आवेश हैं लेकिन सभी को जोड़ा तो कुल आवेश कितना मिला, जीरो मिला, तो फिर फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये बना देता हूं, यदि बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश क्या हो बच्चों, शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। डन हुआ ये। चलो इसको उतारो, फिर मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा गाउस के नियम पर कि आपको लगेगा कि वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। जल्दी से उतारो। हाँ देखिए, अब इसके बाद में हम क्वेश्चन करना डील करते हैं और ये क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड हैं। छोटे छोटे से सवाल होंगे लेकिन कुछ आपके दिमाग को मजबूर करेंगे सोचने के लिए। इसके लिए जब तक मैं मिटा रहा हूँ इतनी देर में आपके घर में माचिस की डब्बियाँ होंगी, है ना। तो 8 माचिस की डब्बियाँ ले आए प्लीज़, 8 माचिस की डब्बियाँ ले आए, मैच बॉक्स ले आए जल्दी से। 8 चाहिए, या तो 8 कॉपियाँ लेकर के आ जाओ, कैसे भी करो 8 कॉपियाँ इकट्ठी कर लो या फिर 8 माचिस की डब्बियाँ इकट्ठी कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से करें ये काम। ले आए, हाँ चलो जल्दी से रख लो अपने पास में, अपन क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो डायग्राम है, डायग्राम देखते हुए चलो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 लेता हूं मैं। देखो एक गोला है, एक गोला है और उसमें Q आवेश उपस्थित है, ठीक है। एक गोला है और उसमें क्या है, Q आवेश उपस्थित है। एक बेलन है और उसके भीतर भी क्या है, Q आवेश है। और एक घन है, घन या घनाभ जो भी आप मान लीजिए, और उसके भीतर भी क्या है, कुल आवेश। तीनों आकृतियां और तीनों के अंदर समान परिमाण का एक जैसा ही आवेश उपस्थित है। तो इन तीनों से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। आंसर है फ्लक्स फाई बराबर कुल आवेश जो कि है Q बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी फाई बराबर क्या, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो है गाउस का नियम ये बताता है कि वह गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। चाहे गोला ले लो, चाहे बेलन ले लो, चाहे घन ले लो, ठीक है। वह सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ में जितना आवेश है ना उस पर निर्भर करता है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो, हाँ। चलो अब अगर मैं इसका एग्जांपल ऐसा लूं, दूसरा समझिएगा। ये गोला, इसमें Q आवेश ही है। ये बेलन, इसमें 2Q आवेश डाल दिया। ये घन, ये लो घन बन गया रे भाई, ठीक है। और इसमें 3Q आवेश डाल दिया। अब बताओ क्या फ्लक्स बराबर होगा, नहीं भैया, आवेश अब तीनों में अलग अलग हो गया है। तो इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना, 2Q। कुल आवेश कितना हो गया है, 2Q हो गया, तो 2Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इससे रिलेटेड कितना, 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
और ये बहुत सिंपल था, बस मेरे को यही देखना था कि आवेश अंदर ही है ना, सतह पर तो नहीं है, अंदर ही तो दबा हुआ है। अंदर दबा हुआ है तो काम ठीक है, ठीक है। अंदर दबा हो तो सीधा सीधा गाउस का नियम अप्लाई कर दो, बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये पता चला कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? आवेश पर। आवेश ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा, आवेश कम है तो फ्लक्स कम हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा बच्चों कि ये गोला और ये गोला कितनी त्रिज्या का? r त्रिज्या का गोला है, ठीक है। और इसमें q आवेश। एक और गोला और इसकी त्रिज्या 2r है, दुगनी, जस्ट इसकी दुगनी, और इसमें भी आवेश q है। तो बताओ दोनों से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बताओ जल्दी से, देख करके बताओ क्या होगा। तो हम बोलेंगे इसका कितना? q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना? 2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा बोलेंगे? नहीं बच्चों, देखो इस चीज को समझो, इस चीज को समझिए। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो फ्लक्स है वो निर्भर नहीं करता गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर। तो मतलब ये इसकी त्रिज्या चाहे r करो, चाहे 2r करो, चाहे 3r करो, चाहे 100r कर दो, अगर आवेश q ही है अंदर तो विद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अभी भी इसमें भी q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है और इसमें भी q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही है। ये बात ध्यान में रखना, ये गाउस की सबसे बेहतर बात है ना, कि जो विद्युत फ्लक्स है वह निर्भर नहीं करता आकृति पर और आकार पर, है ना। ये सवाल कैसे आता है वो सवाल और समझ लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन और समझ लो। सवाल कुछ ऐसा था कि यदि किसी r त्रिज्या के गोले में q आवेश उपस्थित है तो गोले की त्रिज्या को दुगना करने पर निर्गत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्गत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो r त्रिज्या में q आवेश है, फ्लक्स इतना, ठीक है। अब वो का वही q आवेश अब कौन से में? गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया, 2r त्रिज्या वाले गोले के अंदर कर दिया, तो फ्लक्स कितना? वापस से उतना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप क्या बोलोगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि निर्गत फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। इस तरीके से आपको बता करके आना है। उतारो इस चीज को जल्दी से इस चीज को उतारो और सवाल करवाता हूं। ये समझ में आया ना? बहुत सिंपल सी चीज है, अच्छी चीज है ना। जल्दी से उतारें इस चीज को बच्चों, जल्दी से उतारें। और ये बात ध्यान में रखना, आवेश ढका हुआ होना चाहिए, नहीं ढका हुआ है तो उसे ढको किसी तरीके से भैया। ये तो घर की इज्जत हो गई आवेश एक तरीके से, हैं? क्या हिपोक्रेसी है ये, घर की इज्जत। चलो जल्दी से काम करते हैं। लेट सपोज करो कि आपके पास में एक बेलन है, ऐसा यूं, और अब आवेश जो है ना बच्चों वो बेलन के अंदर नहीं, बेलन के किसी एक फलक पर है। यहां पर है q आवेश। बात समझ रहे हो? आवेश q कहां पर है? यहां पर है। जैसे ये बेलन है,
ठीक, अब आवेश अंदर नहीं है, कहां पर, ऊपर टॉप पर रख दिया, या तो ऊपर यहां पर या फिर नीचे रख दिया आवेश। अब क्या होगा भाई, तो आप देखेंगे इस आवेश का आधा भाग तो बेलन के अंदर की ओर देख रहा है, आधा भाग तो भाई हवा में देख रहा है ना, आधा भाग तो क्या कर रहा है, हवा में देख रहा है। हवा में देख रहा है मतलब बाहर खुला है, हमें तो क्या करना है, इसको ढकना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसे ढकेंगे। कैसे ढकेंगे वो समझो, ये लो, ये बेलन लिया, आवेश क्यों यहां पर था, अब हमने एक और बेलन ले लिया ऐसा, बताओ भाई ढक गया क्या, अब तो बीच में आ गया। लंबाई अगर एल थी तो अब 2L हो गई है, और कोई नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझना इस चीज को, हमने आवेश को क्या किया, ढक दिया, इससे इसमें ट्रांसफॉर्म करवाया। तो अब कुल फ्लक्स जो देखा जाएगा वो इस बेलन से देखा जाएगा, और ये बेलन कितने बेलनों से बना हुआ है, 2 से। ठीक है, और सवाल क्या था, दिए गए बेलन से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। दिए गए बेलन से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो, ये सवाल था। या फिर ऐसा बोल सकता था कि किसी बेलन के वृत्तीय पृष्ठ, बेलन का वृत्तीय पृष्ठ तो है, किसी बेलन के वृत्तीय पृष्ठ पर क्यू आवेश उपस्थित है, तो इस बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। हिंदी में ऐसा भी बोल सकता था। ठीक, हमने क्या किया भैया, पहले उस आवेश को ढका। अब ढका तो अब जो पूरा फ्लक्स है वो 2 बेलनों से संबंधित है, समझना। तो हमने क्या लिखना है, 2 बेलनों से निर्गत फ्लक्स, 2 बेलनों से निर्गत फ्लक्स कितना, टोटल आवेश Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 बेलनों में इतना ही तो आवेश था। ठीक, तो हमें तो एक ही बेलन से चाहिए, तो एक बेलन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा भाई बच्चों, इसका आधा कर दूं क्या, ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सवाल अच्छा था। सवाल पूछा गया है, पीएमटी का सवाल है देवताओं, ये पीएमटी का सवाल है। चलो एक इसी तरीके का एक और सवाल है, सेम इसी पैटर्न का सवाल है। क्या भाई, कि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त नहीं अर्धगोला है ना, और इस अर्धगोले के केंद्र पर, ये वृत्तीय केंद्र पर, यहां पर क्या है, Q आवेश है। इस अर्धगोले के वृत्तीय केंद्र पर क्या है, Q आवेश है, और आपको बोल रहा है कि इस अर्धगोले से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। सवाल क्या है, अर्धगोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। अर्धगोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स याद करना है। तो भाई अभी अर्धगोले के केंद्र पर इधर है फ्लक्स, ढका हुआ नहीं, सॉरी आवेश है वो ढका हुआ नहीं है, आधा भाग तो अंदर की ओर है, आधा भाग तो हवा में है। तो हमने क्या किया, हमने एक पूरा गोला बना दिया, है ना, यही तो अर्धगोला दिया हुआ था आपको, हमने ऊपर और आधा गोला बना दिया, तो टोटल पूरा गोला हो गया क्या। और पूरे गोले के केंद्र पर हो गया Q आवेश, तो पूरे गोले से संबंधित निकलेगा क्या। हाँ, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, हमने बोला संपूर्ण गोले से, संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स कितना भाई, संपूर्ण गोले में कितना आवेश है Q, तो ये हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आधे गोले से कितना, अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स, अरे कितना भाई देवताओं, आधा कर दूं क्या, Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, है नहीं। ठीक, तो ये फैक्ट है बच्चों किसके, गाउस के नियम के, है ना, ध्यान में रखो। उतारो इस चीज को, जल्दी से उतारो इस चीज को, उतारिए जल्दी से। डन हुआ ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।
नेक्स्ट, अब जो मैच बॉक्स, माचिस की डब्बियां मैंने मंगाई थी, अब वो काम आने वाली है। देखो क्या होगा। हाँ भाई, तो समझिए एग्जाम्पल, यदि किसी घन के अंदर n द्विध्रुव हो, यदि किसी घन मतलब क्यूब के भीतर n द्विध्रुव हो, द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव n द्विध्रुव हो, तो फिर क्या होगा बच्चों, समझो इस चीज को समझिए। मैं एक ही द्विध्रुव से आपको समझाऊंगा, फिर आप n से कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक डाइपोल लूंगा, आप n से खुद कर लोगे। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये घन हो गया, और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, तो एक प्लस का क्यू और एक माइनस का क्यू, ऐसा ही है। टोटल आवेश देखो, एक द्विध्रुव का, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल आवेश कितना होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल आवेश कितना, 0। ठीक है, तो हमें पता चला कि भाई समीशन क्यू जो है ना, वो तो प्लस का क्यू और माइनस का क्यू हुआ, मतलब 0 हुआ। अगर समीशन क्यू 0 है तो फिर फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आएगा, नहीं आएगा? अरे आवेश की जगह 0 रख दो ना भाई। अब चाहे एक द्विध्रुव हो, चाहे 10 द्विध्रुव हो, चाहे 100 द्विध्रुव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल आवेश तो हर बार द्विध्रुव के लिए कितना होगा, 0 होगा। आवेश 0 तो फिर फ्लक्स भी कितना, 0 होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ क्या? चलिए अब केस समझिए। अब थोड़ा सा पार्ट के ऊपर, लेंथी पार्ट के ऊपर चलते हैं। यदि Q आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, यदि Q आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, देखो ये कुछ ऐसा घन और यहां पर बिल्कुल बीचों बीच क्या हो, Q आवेश हो। तो सवाल क्या है, इस घन से संबंधित कुल आवेश ज्ञात करो, कि घन से कुल फ्लक्स ज्ञात करो, है ना, कि इस घन से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर जा रहा है, पहला। दूसरा क्या, घन के अंदर देखो, अगर घन है तो फिर ये सारे के सारे वर्ग होंगे, है ना। घन का एक फलक, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और हर एक फलक क्या होता है, वर्ग होता है भाई। सारी भुजाएं समान है, ये ए है तो ये भी ए ही होगी, घन तो उसे ही कहते हैं ना, सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। ठीक है, तो फिर हर एक फलक क्या होगा, वर्ग होगा। तो क्या पूछता है, वो पूछता है कि घन के एक फलक से गुजरने वाला या एक वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। 2 सवाल हैं इसमें, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि पूरे घन से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण घन के अंदर, पूरे घन के अंदर कितना आवेश है, Q आवेश है। तो लिखा संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना बच्चों, तो हमने लिखा टोटल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है, डन। चलो आगे चलते हैं। अब इस घन के अंदर कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो विद्युत फ्लक्स भी कहां से बाहर निकलेगा, 6 फलकों से ही तो निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक अलग से खुद का फलक बना लेगा, नहीं बनाएगा ना। तो हम बोलेंगे कि अंदर ढका हुआ है आवेश वैसे भी, तो हमने बोला कि ये जो फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, विद्युत बल रेखाएं जो बाहर की ओर निकलेंगी वो 6 फलकों से ही निकलेंगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स,
6 फलकों से कितना, जितना एक घन से है, क्योंकि घन भी 6 फलकों से ही बना हुआ है, तो हमने बोला ये कितना Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब पूछ क्या रहा है, एक फलक से कितना फ्लक्स होगा, एक फलक या एक वर्ग, क्योंकि इसका एक फलक भी वर्ग ही होता है, से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अगर 6 से इतना है तो एक फलक से कितना होगा देवताओं, 6 का भाग लगाऊं क्या, ऐसा ही होगा। तो ये हम बोलेंगे एक फलक या फिर एक वर्ग, बात एक ही है, से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा देवताओं, Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। सर्वाधिक पूछा गया सवाल, चाहे बोर्ड में हो, चाहे नीट की एग्जाम में हो, चाहे IIT की एग्जाम में हो, एक फलक या एक वर्ग से निकलने वाला फ्लक्स सबसे ज्यादा पूछा गया कॉमन सवाल है बच्चों ये, ठीक है, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। अब आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। आपकी बुक में क्या बोल रहा है कि कोई वर्ग है, कोई वर्ग है और ये वर्ग की भुजा कितनी है, a है, ये a ऐसा और ये इस तरफ भी a ही है ना, ऐसा वर्ग है, सारी भुजाएं बराबर ही होंगी। इस वर्ग के केंद्र से, वर्ग का केंद्र ये से a/2 दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों, a/2 दूरी पर कोई आवेश स्थित है Q, कोई आवेश स्थित है Q। तो इस Q आवेश से इस वर्ग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। वापस से, Q आवेश से इस वर्ग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो पहला पार्ट समझिए, क्या भाई कि क्या ये आवेश ढका हुआ है, आंसर है नहीं, ये तो बेचारा पूरा का पूरा बाहर देख रहा है, तो इसको ढको। मेरा सवाल समझ गए क्या, कि एक a भुजा का वर्ग है, इस वर्ग के केंद्र से a/2 दूरी पर क्या है, Q आवेश है, तो वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यही है। चलिए क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, हमने इसको ढकना है, तो हमने ऐसा ढका इसे, बताओ ढक दिया क्या, बीच में ले आए, किसके, घन के, क्योंकि a भुजा की ऊंचाई लेता मैं, तो ऊंचाई भी कितनी, a भुजा की लेता, ठीक, तो ये बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में आ जाता है क्या। अगर ये a/2 है तो a/2 और ऊपर चलो, तो हमने बोला कि पूरा जो घन है वो a भुजा का बना दिया, और अब वो आवेश केंद्र पर चला गया। क्लियर है, केंद्र पे चला गया तो 6 फलकों से या 6 वर्गों से निकलने वाला कितना, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश तो Q ही था। तो एक फलक या एक वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। पता चला क्या, एक वर्ग से कितना गुजरेगा, इसलिए मैंने वर्ग जोड़ दिया था, Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट गुजर जाएगा। पता चला ये, पता चला ये। तो ये सवाल है आपकी बुक में कि इस वाले से, ये जो दिख रहा है ना, ये इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, इससे पूछ रहा है, कितना भाई, इतना, ठीक है। जल्दी से उतारो इसे, जल्दी से उतारिए, सवाल बहुत बढ़िया है ये। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके अंदर अभी सवाल के अंदर फैक्ट और आने बाकी हैं बच्चों, अभी तो ये थोड़ा सा और टिपिकल होने वाला है। अभी तक तो अपन ने सिंपल सिंपल पार्ट को ही देखा है, अब ये थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। इतनी देर तक आवेश कहाँ स्थित था, केंद्र पर, अंदर स्थित था। अब अपन बोल रहे हैं कि आवेश को बेचारे को फलक पर ही उठा करके रख दो, है ना, कहाँ रखो, फलक पर उठा करके रख दो। समझिए, इतनी देर जो अपन काम कर रहे हैं, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसमें हम बोल रहे हैं कि आवेश जो है ना वो इस माचिस के अंदर स्थित है। जैसे ये माचिस में तीलियां अंदर स्थित है, ठीक है, ये आवेश अंदर है, बाहर देख नहीं रहा, जैसे माचिस की तीलियां बाहर नहीं देख रही हैं। क्लियर है ये बात तो, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझिए। अब वो बोल रहा है कि यदि
आवेश घन के किसी फलक पर स्थित हो, कितना आवेश, Q आवेश फलक पर स्थित हो, घन के किसी फलक पर स्थित हो। बच्चों अब कैसे काम करेंगे तो समझिए इस चीज को। ये ऐसा मैं घन बना देता हूं, ठीक है। और अब ये फलक हो सकता है, ये सामने वाला फलक हो सकता है, ये नीचे वाला फलक हो सकता है, ये साइड वाला, कोई सा भी एक फलक ले लो। मैं ये वाला फलक ले रहा हूं, ये अब यहां पर है ये आवेश Q, ठीक। क्या ये आवेश ढका हुआ है? तो गौर कीजिए, बोला जा रहा है कि आवेश जो है ना, ये देखो ये पूरा घन हो गया, या घनाभ मान लो, घनाभ ही है। कितने फलक हैं? 6 फलक हैं, आप सभी को पता चल रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बोल रहा है कि आवेश जो है वो यहां पर इस वाले फलक पर है, ये यहां पर है। तो आप देखो, मेरे हिसाब से आपको एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब ब्लैक डॉट का आधा भाग अंदर की ओर देख रहा है, आधा आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या ये आवेश आपको दिखाई दे रहा है? आंसर है दिखाई दे रहा है। क्या ये पूरी तरीके से ढका हुआ है? नहीं भाई, ढका हुआ होता तो नहीं दिखाई देता, ठीक। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अगर इस घन से संबंधित फ्लक्स देखना है या फिर इसके एक फलक से संबंधित फ्लक्स देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसे ढकना पड़ेगा। ये लो, ये दिख रहा था ना, ये मैंने एक और ऐसा घन ले लिया, 2 घन ले लिए। अब बताओ, अब क्या वो डॉट दिखेगा क्या वो आवेश दिखेगा क्या? बताओ, नहीं दिख सकता, चांस ही नहीं है कि वो दिखे, चांस ही नहीं है कि वो आपको दिखाई देगा। तो मेरे को उस आवेश को ढकने के लिए क्या करना पड़ा, एक और परिकल्पना करनी पड़ी, है ना। एक और कल्पना हमें करनी पड़ी बच्चों, अरे देख लेना रही, ठीक है। एक और हमें कल्पना क्या करनी पड़ी ताकि हम इसको जोड़ सकें, ठीक है। ये कुछ ऐसा अंदर तक आएगा। तो हमने बोला कि अब आवेश को ढकने के लिए एक और घन लिया, तो अब 2 घन से क्या है, ये Q आवेश ढक रहा है, ठीक। तो कुल फ्लक्स भी 2 घन से देखा जाएगा, 1 घन से नहीं देखा जाएगा। तो हमने क्या किया वो समझिए। तो हमने लिखा क्या भाई, कि 2 घन से संबंधित फ्लक्स कितना, Q/ε0। 2 घन से, हमें तो एक ही घन से निकालना था, तो 1 घन से कितना होगा, कितना होगा 1 घन से, भाई भाग लगाओ 2 का, और तो क्या होगा, है ना। तो हमें एक ही घन से निकालना था, तो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, Q/2ε0। इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, Q/2ε0। पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, Q/ε0। क्लियर हुआ? सवाल तो अब दिक्कत देगा, अभी तो बहुत छोटा सवाल बोल रहा है कि एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, घन के एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या भाई, आपने बोला कि एक घन में कितने फलक, 6 फलक, कितने फलक, 6 फलक। तो 2 घनों में कितने, 6 दूनी 12 ही तो फलक हुए, तो 12 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स कितना, Q/ε0। तो एक फलक से कितना, 12 का भाग लगा दोगे, यही तो होगा, ठीक। लेकिन बच्चों दिक्कत है यहाँ पर, क्या दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत है। देखो मैंने क्या किया, इस आवेश को ढकने के लिए एक और घन इसके ऊपर लगा दिया था, ठीक है। अब देखो फलक कितने बाहर की ओर देख रहे हैं, तो हमने बोला 1 2 आगे तो 2 पीछे, ठीक है, 4 हो गए, 2 ऊपर तो 2 नीचे, 8 हो गए। फिर एक इधर है, एक इधर है, 10, सिर्फ 10। ये वाले तो ढक गया ना, ये वाला फलक और ये वाला फलक तो ढक गया, अंदर ही रह गया, बाहर थोड़ी देख रहा है। बाहर देख रहा है क्या, नहीं देख रहा। गौर करो ना, एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी रखो और फिर देखो कितने फलक बचे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 10 ही फलक बच गएंगे।
क्योंकि दो तो ढक गए, दो तो ढक गए हैं। तो कुल फलकों में से ढके हुए फलकों को हटा दो। कुल फलक 12, ढक गए कितने? ढक गए कितने? 2। तो 12 में से 2 को घटाओ 10। इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक, तो ये सवाल में एक लॉजिक लगा क्या भाई, 10 फलकों से निर्गत फ्लक्स कितना बच्चों? Q बटा एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स है ना, कुल फ्लक्स। तो एक फलक से कितना होगा? Q बटा 10 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है। यही सवाल सेम ऐसा का ऐसा, अब चेंज कर दी लोकेशन। लोकेशन कैसे चेंज करा वो समझो। ये देख रहे हो आप, कोई भी घन देखोगे तो ऐसे किनारियां होंगी, यूं 1 किनारी, 2 किनारी, 3 किनारी, 4 किनारी, ऐसे किनारियां हैं। इन्हें कोर बोलते हैं। इनको, इन लाइनों को क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं बच्चों? कोर बोलते हैं। ठीक है, तो अब आवेश कोर पे रखा हुआ है। यदि Q आवेश घन की कोर पर स्थित हो, घन की कोर पर स्थित हो, इस कोर पर। ठीक, अब कोर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप यहां पर आवेश बनाओ। मैं पूरा का पूरा इसको और इसको कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको शायद ब्लैक दिख पाए, है ना। तो मैंने पूरा ऐसा कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। आवेश का कुछ भाग इस पे भी है, कुछ भाग इस पे भी है, व्हाइट वाले पर भी है और इस पर भी। ठीक है, ऐसा ही है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को घन से निर्गत फ्लक्स देखना है और इसके एक फ्लक्स से देखना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसको ढकना पड़ेगा। ये लो, मैंने ढका, ढक दिया। बताओ क्या हुआ? पूरा आवेश ढक गया क्या? नहीं भैया, अभी तो दिख रहा है ये काला वाला। अब किया अपन ने एक और, अब देखो, देखो क्या ये ढक गया? नहीं भैया, अभी भी दिख रहा है। फिर क्या लिया? 2 माचिस ले ली और इसके सामने रख दी। अब बताओ क्या वो लाइन दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। चांस ही नहीं है कि वो लाइन दिखाई दे। बात समझ रही है क्या? अगर आवेश इस लाइन के ऊपर उपस्थित है, ये बीच वाली लाइन है ना, तो इस लाइन को ढकने के लिए तो और ऐसे आवेश ऐसे चाहिए। तो अब ध्यान में रखें कि अगर कोर पर आ जाता है, किस पे? कोर पर आ जाता है, तो फिर आपको कितने घन चाहिए? कितने घन चाहिए ढकने के लिए? आंसर है 4 घन चाहिए कुल आवेश को ढकने के लिए, है ना। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर आवेश इस कोर पर है तो भाई साहब ये तो देख रहा है बाहर, इसको कैसे ढकोगे? तो हम बोलेंगे एक इधर लगाएंगे, एक सामने और एक सामने। ठीक है, एक तो इधर लगा देंगे, फिर एक ऊपर और एक इधर से ऊपर, तो टोटल पूरा आवेश ढक जाएगा, है ना। कितने? तो आंसर है 4 चाहिए घन। ये आप काम कॉपी से ही कर सकते हैं या फिर ऐसे मैच बॉक्स ले लीजिएगा, उनसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि जब कोई आवेश जो है वो घन की कोर पर उपस्थित होता है, तो इस आवेश को ढकने के लिए हमें कितने घन की आवश्यकता है? 4 घन की आवश्यकता है। तो इस बार कुल फ्लक्स क्या होगा? 4 घन से, 4 घन से संबंधित फ्लक्स कितना होगा बच्चों? Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कितना होगा? एक घन से संबंधित फ्लक्स कितना होगा भाई? Q बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। ये तो घन से हुआ, है ना। कब? जब आवेश कोर पर उपस्थित था। अब बच्चों पूछे कि एक फलक से कितना निकल रहा है फ्लक्स? कितना? गौर कीजिए, चलो देखते हैं। ऐसा रख लो आप कॉपियों को, ऐसा 4 कॉपियों को रख लो जैसा अपन ने रख रखा है। अब देखो क्या हो रहा है, समझना। तो अपन ने देखा, इसको अगर मैं ऐसा रख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ 4 मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं, 4 ही मेरे को पीछे दिखाई देंगे। तो 4 और 4 8, 2 मेरे को ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 2 मेरे को नीचे दिखाई दे रहे हैं, 12। फिर 2 इधर दिखाई दे रहे हैं, 2 इधर दिखाई दे रहे हैं, है ना, 14। और बताओ और कोई दिखाई दे रहा है क्या?
नहीं 2 नहीं, दिक्कत है, 16 है। कैसे देखो, 4 इधर से 4 इधर से 8 हो गए, ऊपर के 2 और नीचे के 2, ऊपर के 2 और नीचे के 2 कितने हो गए, 4 ये हो गए, इधर के 2 और इधर के 2 4 ये हो गए, तो 8 इधर है और 8 इधर है, 16 हो गए। करके देखो आराम से, है ना। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक घन का कितना भाग ढक गया, तो समझना ये एक घन, इसके एक इधर रखा तो इसका एक फलक ढक गया, और इसके एक नीचे रख लिया तो इसके 2 फलक ढक गए। एक घन के कितने ढके, 2, कितने घन है, 4। एक घन के कितने ढके, 2 फलक ढके, तो 4 घन के कितने ढक जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे क्या, ठीक है, 8 ढक गए। फिर एक घन में फलक कितने हैं, 6, 4 घन में फलक कितने हैं, 6 चौके 24, 24 फलक, 24 फलकों में से ढक गए कितने, 8, तो बाहर कितने देख रहे हैं, 16। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो दिमाग में इमेजिनेशन बैठा हो, माचिस के डब्बियों को दिमाग में रखो और अपने आप करो, ठीक है। तो इस चीज से भी आपको पता चल जाएगा कि 16 ही बार देख रहे हैं। वापस से देख लो बच्चों, 4 आपको इधर दिखाई दे रहे हैं और 4 आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, 8 हो गए क्या, 2 इधर और 2 इधर, 12 हो गए क्या, सामने के 2 और ये 2, 16 हो गए क्या, ठीक। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो हमने लिखा क्या भाई, 16 फलकों से निर्गत फ्लक्स, 16 फलकों से निर्गत फ्लक्स कितना, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना हुआ रे देवताओं, Q बटा 16 एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, Q बटा 16 एप्सिलॉन नॉट। डन। चलिए एक लास्ट, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं क्या, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसका सॉल्यूशन वैसे मैं वीडियो बता दूंगा, ये पहले से मेरा बनाया हुआ वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता चले तो। सवाल ये है कि अगर आवेश कोने पर स्थित हो, घन के किसी कोने पर स्थित हो, आवेश ऐसा किसी कोने पर है, कोर पर नहीं कोने पर है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आवेश घन के एक कोने पर स्थित हो, घन के एक कोने पर स्थित हो, तो क्या होगा बच्चों, तो गौर कीजिए ढकने के लिए कितने और घन चाहिए, पहले तो वो समझो, 8 चाहिएंगे। करके देख लो, देखो कोना क्या, ये कोना मान लूँ एक, ये कोना मान लेते हैं, ये है ना, ये कोना, ये शायद दिखेगा नहीं तो आप करके देखिएगा। इस कोने को ढकने के लिए नीचे मैंने ऐसे लगाया और ऐसे ही 4 में सामने लगा दूंगा, तो ये जो कोना है ना, ये कोना पूरा सा क्या हो जाएगा, ढक जाएगा जब मैं 4 और लगाऊंगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 घन होंगे। तो 8 घन से कितना फ्लक्स, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो एक घन से कितना, Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से, ठीक। फलकों से देखोगे तो कितने, देखो एक घन के कितने फलक ढकेंगे वो और सोचो। तो हमने बोला इस केस में एक घन के 2 फलक ढक रहे थे जब 4 लगे हुए थे, अब एक आगे से और लगा दोगे तो एक और ढक जाएगा क्या, तो एक घन के 3 फलक ढक जाएंगे जब आप 8 फलकों को लगाओगे, ठीक है। एक घन के कितने ढक जाएंगे, 3 फलक ढक जाएंगे। तो समझना एक घन के 3 फलक ढके तो 8 घनों के कितने ढक जाएंगे, 8 × 24 ढक जाएंगे। एक घन में 6 फलक है तो 8 घनों में कितने, 48 फलक होंगे क्या, 48 फलकों में से 24 ढक गए तो बच गए कितने, 24 ही बच गए क्या। तो 24 फलकों से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से कितना होगा, 1 बटा 24 Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरीके से काम करोगे। और नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो साथ में मिल जाएगा आपको, अदरवाइज ये आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज वाला गाउस का नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, सबसे सही जुगाड़ है माचिस की डब्बियाँ ले आओ, 8 सारा काम हो जाएगा, ठीक है। 8 माचिस की डब्बियाँ लेकर के आओ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना न भूलिए। हैव अ गुड डे,
टेक केयर।